हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बेटा जो हम चैप्टर कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसी को हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। और आज जो हमारा सेकंड वीडियो है उसके अंदर हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उनको बैलेंस करते हैं और कितने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं। उन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में दो टाइप के आज हम पढ़ेंगे। तो पिछले वाले जो वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है, उसी को आगे हम यहाँ पे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि पिछले वाले जो वीडियो है वो आपने क्लियरली समझा होगा और उसमें आपने बेसिकली जो था फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या है उसको ढंग से समझ लिया होगा। अब आते हैं हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है, दैट इज अबाउट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले तो चीज आती है कि केमिकल रिएक्शन क्या है। देखो, कोई भी आपका केमिकल चेंज हो रहा है तो उस केमिकल चेंज के अंदर दो चीजें होती हैं, उसमें कुछ चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं जिनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और उनसे कुछ ना कुछ नया चीज जो है वो बनती है जिनको हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है, और उसके अंदर कोई ना कोई कैटलिस्ट भी मौजूद होता है। जरूरी नहीं है, कुछ रिएक्शन होते हैं विदाउट कैटलिस्ट हो जाते हैं, और कुछ रिएक्शन जो नॉर्मली फिजिबल नहीं होते वहां पे हमें कैटलिस्ट की जो है वो जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली जो है दो चीजें हमें चाहिए, एक रिएक्टेंट यानी जो रिएक्ट करे, जो आपस में कोलाइड करे, और एक जो नया चीज जो बनती है दैट इज कॉल्ड अवर प्रोडक्ट। इक्वेशन जो है वो एक शो करती है कि किनके बीच में रिएक्शन हुआ और क्या हमारा एंड प्रोडक्ट बना। उसके अंदर हम एक एरो यूज करते हैं। तो एरो क्या है, वो बेसिकली डायरेक्शन दिखाता है। और जब हम कोई भी इक्वेशन लिखते हैं तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमेशा रिएक्टेंट होंगे, और उनमें जो जो रिएक्टेंट है उनके बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं तो H2 प्लस में O2, तो वो रिएक्टेंट हो गए। और भी तीसरा रिएक्टेंट है तो प्लस लग के वो भी रिएक्टेंट आ जाएगा। प्रोडक्ट की साइड में हम हमेशा प्रोडक्ट जो है वो हमेशा राइट हैंड साइड में लिखते हैं, और उसके अंदर भी जो जो प्रोडक्ट बने हैं, अगर सिंगल प्रोडक्ट बना है तो वन ही हो जाएगा, एक ही प्रोडक्ट। अगर एक से ज्यादा बने हैं तो उनके बीच में हम प्लस का साइन लगाकर और वो वहां पे शो करते हैं। एरो का जो हेड है वो पॉइंट करता है हमेशा टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, यानी जो चीज बनी है वो आपका हमेशा इंडिकेशन होगा एरो के डायरेक्शन के द्वारा कि कौन सी चीज आपकी बन रही है। और हम जो केमिकल रिएक्शन लिखते हैं वो बेसिकली जो भी हमारे रिएक्टेंट है उनके सिंबल यूज करते हैं। हम कभी भी पूरा नहीं लिखते, जैसे हाइड्रोजन है तो हम HYDROGEN नहीं लिखेंगे। सिर्फ हाइड्रोजन जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो हम वहां पे उसका सिंबल H2 लेंगे। तो जब केमिकल रिएक्शन को हम बाय सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम कह देते हैं केमिकल इक्वेशन। अब हमने जैसे पिछले वाले में पढ़ा था कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि ये केमिकल रिएक्शन ही है। तो इन चारों में से अगर कोई भी चीज हो रही हो, उसकी स्टेट चेंज हो रही हो, उसका कलर चेंज हो रहा हो, उसके अंदर कोई ना कोई गैस इवॉल्व हो रही हो, या उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, तो हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ है। उसके बाद एक हमारे बहुत ही महान साइंटिस्ट थे एंटोनी लुइजर, जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। उन्होंने एक लॉ दिया था कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास जो है इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। कि जो चीजें हमने पहले ली है और जो हमारा रिएक्टेंट है और जो हमारा चीज नई बन रही है प्रोडक्ट, उनका मास सेम रहेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आपने 10 ग्राम नमक ले लिया, NaCl ले लिया, 10 ग्राम आपने शुगर ले ली, दोनों को मिक्स किया, तो आपका मास क्या आएगा, 20 ग्राम ही आएगा। ठीक है, तो वही चीज हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट में चेंज from one form into another, but total mass of the reactant or product it will remain same. और ये जो लॉ दिया था दैट इज एंटोनी लुइजर ने, ही इज आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ केमिस्ट्री। नाउ जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय देयर सिंबल, और उसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, इट रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन विद फॉर्मूला, जिसमें हम उनके फॉर्मूले यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम हमने पूरा नहीं लिखा। अब ये भी चीज ध्यान रखना, जब भी हम कोई मेटल का फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसका पहला अक्षर हमेशा बड़ा होगा और दूसरा छोटा होगा। जैसे सोडियम लिखना है तो N बड़ा होगा और A हमेशा छोटा होगा, क्योंकि सोडियम का सिंबल Na है। इसी तरह से एल्युमिनियम है तो A आपका फर्स्ट अल्फाबेट जो होगा वो कैपिटल होगा, और जो दूसरा L है
वो आपका स्मॉल होगा। तो यहाँ पे देखो रिएक्टेंट आपके दो हैं, एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन। तो हमने यहाँ पे उनको रिप्रेजेंट किया है, बीच में साइन लगाया है प्लस का, और ये एरो का डायरेक्शन जो है वो शो कर रहा है कि इस लेफ्ट हैंड साइड में हमारे रिएक्टेंट है और जो हमारा राइट हैंड साइड है उसके अंदर हमारा प्रोडक्ट है। इसी तरह से यहाँ पे नीचे देखोगे आप 6 हाइड्रोजन के एटम आपस में रिएक्ट कर रहे हैं 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन के साथ में। तो जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे देन दे गिव राइज टू अमोनिया। तो जो ये हमने इसको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे हम जैसे 3H2 प्लस में N2 गिव राइज टू 2NH3, ये हमारा जो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा वो हमारी एक केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। हम इसको चाहे एटम्स के रूप में भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के रूप में भी। 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के और एक मॉलिक्यूल जो है वो आपका नाइट्रोजन का, और इन्होंने मिलकर बना दिया अमोनिया 2NH3। अब जब हम कोई भी रिएक्शन जब हम लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि रिएक्टेंट होते हैं जो रिएक्ट करते हैं, जो आपस में कोलाइड करते हैं, कॉलिजन करते हैं, और जो आपका एंड प्रोडक्ट बनता है, यानी जो लास्ट में आपकी चीज बनी, जो सब्सटेंस बना, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट जो होते हैं वो हमेशा प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में, और बीच में एरो का जो डायरेक्शन, जो टिप है, वो हमेशा प्रोडक्ट की तरफ होता है। नाउ बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। दो तरह की इक्वेशन होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो ज्यादा बेटर होती है, क्योंकि वो हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के जो बने हैं या जो रिएक्ट करे हैं, वो हमें वहां से एक एग्जैक्ट फिगर मिल जाती है कि कितने नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन के रिएक्ट करे, कितने नंबर ऑफ एटम नाइट्रोजन के रिएक्ट करे, उन्होंने कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो अमोनिया के फॉर्म किए। तो बैलेंस इक्वेशन जो होती है वो हमेशा एक ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस बैलेंसिंग को हम जो है वो लाइव क्लासेस के अंदर ही समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको वो चीज बतानी ज्यादा सुटेबल नहीं होती। अब आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने तरह के होते हैं? तो बेसिकली वैसे 4 तरह के केमिकल रिएक्शंस हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स। डिस्प्लेसमेंट का फिर एक और पार्ट भी है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो मेन हमारे 4 रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स। आज हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर आप जो है उसको स्किप करने लगेंगे। तो इससे बेटर हम 2 ही जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आज पढ़ेंगे, एक कॉम्बिनेशन और एक डिकम्पोजिशन। पहला है कॉम्बिनेशन। देखो नाम के अंदर ही मतलब है कंबाइन होना, कंबाइन का मतलब जुड़ना। जब किसी रिएक्शन के अंदर 2 रिएक्टेंट जो है वो कंबाइन करके एक ही प्रोडक्ट बनाए, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। या जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करके एक ही सिंगल बिग मॉलिक्यूल बनाए, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा वर्ड के अंदर ही मतलब है कंबाइन, यानी जुड़ना। जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, एटम्स कंबाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जैसे यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर। ये 2 अलग अलग हमारे कंपाउंड थे और इन्होंने एक ही कंपाउंड बना लिया, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, CaO जो है ये आपका चूना होता है, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। इसको अगर हम पानी में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और साथ में हीट इवॉल्व होती है। ये आपने देखा भी होगा घरों में, जब चूना, हम सफेदी वगैरह करते थे तो एक मटके में जैसे चूना डालते हैं, उसमें पानी होता है, तो वो मटका गर्म हो जाता है, यानी इसमें हीट इवॉल्व होती है। कंबाइन तो हो रहे हैं लेकिन साथ में हीट इवॉल्व हो रही है। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि हीट जब इवॉल्व होती है तो उसको क्या कहते हैं। कईयों में हीट एब्जॉर्ब भी होती है, तो उसको क्या कहते हैं। एक और देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कॉम्बिनेशन का। यहाँ पे आपका कैल्शियम और सल्फर, ये 2 रिएक्टेंट है, इन्होंने आपस में कंबाइन करा और इन्होंने बना दिया कैल्शियम सल्फाइड। तो ये भी एक आपका कॉम्बिनेशन है, कैल्शियम अलग था, सल्फर अलग था, और एक ही प्रोडक्ट बना दिया कैल्शियम सल्फाइड। तो दिस इज आल्सो ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बैरियम को फ्लोरीन से रिएक्ट करा, BaF2 बन गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, उन्होंने मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लिया। आयरन प्लस में सल्फर, उन्होंने आयरन सल्फाइड बना लिया। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ली। तो ये हमारे सारे जो है एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जिसके अंदर डिफरेंट रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं।
ना कुछ रिएक्शंस के अंदर जो होता है हीट रिलीज होती है, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब बाहर, थर्मिक मतलब हीट। जब किसी रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा है कि चूने को अगर हम पानी में डालते हैं तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि उसमें हीट बाहर निकलती है। इसी तरह से हम कोई भी हमारी एलपीजी गैस है, नेचुरल गैस जो होती है, उसको अगर मान लो हम बर्न करते हैं तो वो एक हीट और लाइट इवॉल्व करती है, ज्यादा हीट और थोड़ी बहुत लाइट। वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बर्निंग ऑफ एलपीजी या नेचुरल गैस। इसी तरह से एक होता है एंडोथर्मिक, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। एंडो का मतलब अंदर, एक्सो का मतलब बाहर। तो अगर हीट बाहर निकल रही है दैट इज एंडोथर्मिक, और हीट अगर बाहर निकल रही है एक्सोथर्मिक, और हीट अगर अंदर एब्जॉर्ब हो रही है दैट इज एंडोथर्मिक। जब हम फूड जो हम खाते हैं ग्लूकोज, तो उसके अंदर बेसिकली वो कैसे बनता है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ के अंदर वाटर को कंबाइन करके और सन से लाइट लेते हैं, यानी हीट उनको कहाँ से मिल रही है, सनलाइट से। तो उस हीट को लेके वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं। दैट इज ए एंडोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन जब हम फूड को खाते हैं और उसका डाइजेशन होता है और साथ में रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन जो है दैट इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि हम जब रेस्पिरेशन करते हैं तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, और उससे एनर्जी रिलीज होती है, और वही एनर्जी जो है हमें कोई भी काम करने में मदद करती है। तो डाइजेशन ऑफ फूड जो है, जब वो ब्रोकन डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंस के अंदर, और रेस्पिरेशन जो है दैट इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस जो है दैट इज ए एंडोथर्मिक, एंड रेस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नाउ सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन में एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे एटम्स के अंदर ब्रेक हो जाता है, या छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाता है। तो देखो जैसे मान लो यहाँ पे ए और बी आपस में जुड़े हुए थे और ये टूट गए, एक ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, दैट इज डीकम्पोजिशन। डी का मतलब रिमूवल, कंपोजिशन जिससे बना हुआ है, जिससे बना हुआ है वो क्या हो गए, अलग अलग हो गए, तो वो कहलाता है डीकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन में कंबाइन हुए थे, डीकम्पोजिशन, डी का मतलब रिमूवल, तो रिमूवल हो गए, जिससे वो बना था, जो उनका कंपोजिशन था वो रिमूव हो गया, दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल की तरफ हम देखते हैं, FeSO4 है, इसको अगर हमने हीट किया, Fe2O3 इसमें से अलग हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो गई, सल्फर ट्राइऑक्साइड अलग हो गई। तो ये एक एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। एक बड़ा मॉलिक्यूल था, वो तीन छोटे छोटे मॉलिक्यूल के अंदर चेंज हो गया। वो, अब देखो जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है अपने आप नहीं होते, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो CaCO3 पे जब हम हीट देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है, कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाता है, ठीक है। तो वो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है कि एक कैल्शियम कार्बोनेट था, किसमें टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। उसको भी हमने क्या किया था, हीट किया था, ठीक है। यहाँ पे हमने देखो दोनों में हीट दी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरह से हो सकता है, क्योंकि अपने आप तो टूटेगा नहीं, तो उसके लिए या तो आपको हीट देनी पड़ेगी, या इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, ठीक है। दूसरा आपको उसका करंट देना पड़ेगा, उसमें से आप करंट पास करेंगे तो भी वो ब्रेक डाउन हो सकता है। तो तीन तरह से हो सकता है, बाय हीट, उसको बोलते हैं थर्मिट, थर्मिट रिएक्शन, जिसमें हीट देनी पड़े हमें। दूसरा, जब हम लाइट देते हैं तो फोटो केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने लाइट देके और उसका रिएक्शन करवाया। और तीसरा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, जिसमें हमने करंट पास करके और उसको ब्रेक डाउन किया है। तो हमें कोई ना कोई उसके अंदर चीज देनी पड़ेगी। अगर मान लो हम उसको हीट दे रहे हैं तो थर्मिट रिएक्शन कहलाएगा, अगर हमने उसको लाइट दी तो फोटो केमिकल रिएक्शन कहलाएगा, अगर हमने उसको करंट पास करके उसको ब्रेक डाउन किया है तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन कहलाएगा। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस है, इसमें पानी लिया, उसमें से जैसे करंट पास करेंगे तो एक साइड में ऑक्सीजन गैस और एक साइड में हाइड्रोजन गैस जो है वो डिकम्पोज हो जाती है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो एक साइड में ऑक्सीजन गैस है और एक साइड में हाइड्रोजन गैस है, और वाटर है। वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। तो वाटर जो है, क्योंकि H2O है, तो वाटर के अंदर अगर जो फॉर्मूले में आप देखोगे H2O, तो हाइड्रोजन का कंटेंट कितना है, हाइड्रोजन का कंटेंट जो है वो उसके अंदर डबल है, यानी हाइड्रोजन ज्यादा है और ऑक्सीजन का एटम कम है। तो यहाँ पे भी देखो अगर आप, तो ये जो ऑक्सीजन है इसकी मात्रा
और ये जो आपका हाइड्रोजन है इसकी मात्रा देखो, क्योंकि गैस है ऊपर रहेगी पानी से, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा है। हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा क्यों है? क्योंकि वाटर जब ब्रेक डाउन करेगा तो अगर एक एटम ऑक्सीजन का है तो हाइड्रोजन जो है वहां पे डबल है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों के अंदर गैस, क्योंकि गैस ऊपर जाएगी तो नीचे लिक्विड है, तो वाटर का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ऑक्सीजन की कंपैरिजन में हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन होगा वो डबल होगा, यानी ज्यादा होगा। ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है, जिसके अंदर हमने करंट पास करके और वाटर को ब्रेक डाउन किया है। हाइड्रोजन अलग की है और ऑक्सीजन अलग की है। तो इसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो कैथोड और ऑक्सीजन जो है वो एनोड के ऊपर जाके डबल जमा हो गई है। और उसमें भी हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के कंटेंट ज्यादा है, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला H2O, यानी हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की कंपैरिजन में डबल है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। नेक्स्ट जो है दैट इज फोटोलाइसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट। जब हम लाइट को देके किसी को ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे HCl AgCl है यहाँ पे, तो AgCl के ऊपर जब हम लाइट पास करते हैं तो वो टूट जाता है Ag के अंदर और Cl2 के अंदर। एक जो बड़ा कंपाउंड था वो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया Ag और Cl2, और उसका कलर भी चेंज हो जाता है जब हम उसको, जैसे सनलाइट के अंदर हमने यहाँ पे AgCl रखा, तो जब वो उसको हीट करेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, जब वो ब्रेक डाउन होगा तो वो अपना कलर भी चेंज करेगा, क्योंकि Ag अलग हो गया और Cl2 अलग हो गया। ठीक है, इसको हम फोटोग्राफिक प्लेट्स के अंदर जो है वो यूज करते हैं, AgBr। ठीक है, तो अभी हमने जैसे इसमें देखा, इसमें हमने क्या किया है, फोटो या सनलाइट को यूज किया है, पीछे वाले में हमने करंट को यूज किया है, उससे पीछे वाले में हमने हीट को देके उसको डिकम्पोज किया था। ये हमारे जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक बार वापस से इनको रिकैप करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 or more atom or molecules join to form a single product. It may be एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडो मतलब हीट को अंदर लेना और एक्सोथर्मिक मतलब हीट को बाहर निकालना। A प्लस बी मिलकर उन्होंने AB बना लिया। ठीक है, इसी तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक बिग मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन हो गया स्मॉलर वंस के अंदर। ये जो डिकम्पोजिशन होता है, इट कैन बी बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, करंट पास करके, हीट देके, थर्मिट या सनलाइट यानी फोटोलाइटिक। तो इस तरह से 3 तरह से जो है हम डिकम्पोजिशन को कर सकते हैं। और इन तीनों के भी आपने एग्जांपल याद रखने, जैसे वाटर के अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया था, AgBr AgCl को हमने सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन किया था। उनको अगर हम सनलाइट बाहर रख दें तो उनका कलर फेड हो जाता है, तो वो सनलाइट के कारण हुआ है। इसी तरह से हमने कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको जब हीट दी थी तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, तो वो आपका बाय हीट था। तो तीनों के एग्जाम्पल आपने याद रखने। कॉम्बिनेशन में एटम्स कंबाइन होते हैं, डिकम्पोजिशन में जो उनका कंपोजिशन था वो रिमूव हो जाता है, यानी वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। केमिकल रिएक्शंस क्या है, कैसे पहचानते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ। जब केमिकल रिएक्शन को उनके सिंबल से हम डिनोट करते हैं तो उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और केमिकल रिएक्शन हमारे मेन 4 टाइप्स के हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, एक हमारा डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स। तो हमने 2 आज पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 2 और जो टाइप्स के रिएक्शंस हैं उनको पढ़ेंगे। आप इनको रिवाइज जरूर करते रहना, हर के आपको एग्जाम्पल जरूर याद करने हैं। दूसरा, अगर आपको एलिमेंट्स के सिंबल नहीं पता है बेटा, अपनी 9th की बुक से लेके जो हमारे मेनली ज्यादातर जो एलिमेंट्स यूज होते हैं उसमें आपके रेडिकल के भी फॉर्मूले थे, वैलेंसी थी, वो आप जरूर उसको रिवाइज करना, वरना आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी और बैलेंसिंग करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इनको ढंग से पढ़ेंगे और अपनी स्टडीज जो है वो लगातार कंटिन्यूअसली विद फुल डिवोशन करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।